नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता की चर्चा इन दिनों पिछले कुछ दिनों काफ़ी रही। ये डिबेट का विषय भी रहा, हॉट डिबेट का विषय रहा। संसद में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका। संविधान के आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक अंश है, उसमें ये कहा गया कि ये सरकार का प्रमुख कर्तव्य होगा कि एक समान अधिकार हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार लागू करे। मतलब ये कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान सर्वधर्म निरपेक्ष कानून हो जो कि सभी नागरिकों पर, सभी देश के संपूर्ण देश पर समान रूप से लागू हो। ये इसका एक उद्देश्य लागू करने का, लेकिन सरकार प्रयासरत है आज़ादी के बाद से, लेकिन ये किस तरह से लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि पर्सनल लॉज भी हैं जिनकी वजह से विरोध का सरकार को सामना करना पड़ रहा है। हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं जिसमें कि बहुत सारी कई विषयों को लेके विषमताएं हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी हैं, जैसे कि शादी ब्याह के मामले, डाइवोर्स के मामले, चाइल्ड कस्टडी के मामले, एडॉप्शन के मामले, वसीयत के अधिकार के मामले, महिलाओं के अधिकार के मामले, ऐसे कुछ मेंटेनेंस जैसे हुआ, ऐसे मामले हैं जिसमें कि वो मामले जो हैं जो उस पर्सनल लॉ में जो प्रैक्टिसेस हैं वो संविधान के प्रावधानों के विरोध में है, विपरीत है। इसीलिए सरकार चाहती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ताकि सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो। ब्रिटिश सरकार ने 1840 में कुछ लॉज को कोडिफाइड किया था, यूनिफॉर्मली सिविल लॉ को कोडिफाई किया था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, एविडेंस लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया। इन सब को उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाया। लेकिन उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ को टच नहीं किया, इस डर से कि उनको इन दोनों कम्युनिटी से विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने इसको टच नहीं किया। जब 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में, जिसके कि प्रमुख कर्ता धर्ता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उसमें संविधान का निर्माण होने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, असेंबली बिठाई गई थी। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के कट्टर पक्षधर थे, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि पर्सनल लॉ को दरकिनार नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने लिहाजा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और काफ़ी बहस के बाद ये सहमति बनी सभी सदस्यों में कि संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि ये सरकार की कर्तव्य कर दिया जाए, सरकार की ड्यूटी में ला दिया जाए कि इसको जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इस मंशा के साथ संविधान का निर्माण हुआ और तब से सरकार आज़ादी के बाद से ही प्रयत्नशील है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश भर में लागू हो। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसका प्रयत्न किया है। उन्होंने भी कुछ लॉज को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाने की कोशिश की, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को इन्होंने हिंदू बिल में ला दिया और उसको यूनिफॉर्मली कोडिफाई कर दिया। लेकिन जो पर्सनल लॉज है उनको कोडिफाई करने में, उनको इस UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाने में सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इन पर्सनल लॉज में काफ़ी विविधताएं हैं जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं। सरकार ने तो कोशिश की ही, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी
इस बात की कोशिश की कि सरकार से इसको लागू करवाया जाए। इसमें 3 प्रमुख केस हो गए हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये अनुशंसा की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। एक केस हुआ था शाहबानो का 1985 में। शाहबानो एक ऐसी पहली मुस्लिम महिला है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिलवाया। 1985 में ये सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया, लेकिन 1986 में सरकार ने विरोध के इस फैसले के विरोध के चलते एक नया कानून ले आई। वो था मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। ये लाने से यह फैसला उलट गया और ये फैसला लागू नहीं हो पाया। इसी तरह से एक और केस था सरला मुदगल का, जिसमें सरकार ने ये कहा कि हिंदू जब आपस में विवाह करते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है, वो उसको डील करता है। लेकिन अगर उन पति पत्नियों में से कोई एक धर्म परिवर्तन कर दूसरा विवाह रचाता है, तो जो दूसरा विवाह है उस हिंदू पति या पत्नी का, वो इलीगल होगा। आईपीसी की धारा 494 के तहत ऐसा दूसरा विवाह इलीगल कहलाएगा। इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह अनुशंसा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। एक तीसरा केस और हुआ है जॉन वटामट्टन का। जॉन वटामट्टन ने इंडियन सक्सेशन एक्ट 1985 की धारा 18 को चैलेंज किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये धारा वसीयत के अधिकार में डिस्क्रिमिनेशन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और इस धारा को एनल कर दिया गया। इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सिफारिश की कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, परंतु फिर ये लागू नहीं हो सका। दोस्तों, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है जिसमें कि कई असमानताएं, कई भेदभाव, कई विभिन्न तरह के रीति रिवाज हैं और इन रीति रिवाजों के चलते काफ़ी विषमताएं पैदा हो गई हैं। प्रावधानों के विपरीत है और सरकार चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जिससे कि ये विषमताएं खत्म हो, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया जाए, नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत किया जाए। और उसके लिए सरकार का प्रयास ये है कि सरकार थोपना नहीं चाहती है, सरकार ये चाहती है कि इसको वॉलंटरी एंड इंक्लूसिव विजन के तहत ही इसको लागू किया जाए। तो दोस्तों, ये आज का विषय था जिसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इस वीडियो की कमियों के बारे में बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।